नमस्कार। तो आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर हम कक्षा 9 के लिए एक्सरसाइज 5.1 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से असत्य, अपने उत्तरों के कारण लिखिए। यहाँ पर पहला जो सम है इसमें सत्य और असत्य ही बताना है। एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। आपको लगता है क्या एक बिंदु से एक ही रेखा खींच सकते हैं? मान लीजिए ये हमारा बिंदु है, कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? कितनी रेखाएं बन गई? बहुत सारी। तो क्या खींच सकते हैं? असंख्य रेखाएं, यानी अनगिनत। तो फिर इसको क्या हम कहेंगे? असत्य। इसका जो आंसर है वो क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। दूसरा लॉजिक जरूरी है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यहाँ एक बिंदु था, यहाँ कितनी है? दो बिंदु है, मान लीजिए ए और बी। आप बताएं कितनी रेखाएं जा सकती हैं यहाँ से? केवल और केवल एक, केवल और केवल एक रेखा। तो इसका मतलब क्या है? यह जो हमें दिया हुआ है ये क्या है? असत्य है। तो इसका आंसर भी असत्य है। क्यों? केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये ख्याल में दूसरा भी। तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये अपने पास एक रेखा है ए बी, क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं? यस, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो क्या हुआ? ये उत्तर सत्य है। क्यों? ये आपके सामने मैंने रीजन भी बता दिया और यूक्लिड की अभिधारणा 2 में भी ये बताया गया है। अभिधारणा 2। तो देखिए तीसरा, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। ये देखिए दो वृत्त बिल्कुल बराबर हैं, एक दूसरे को ढक रहे हैं, एक दूसरे को ढक रहे हैं, समपाती हैं। तो हाँ जी, इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ये भी सत्य है। आगे आकृति में ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू बराबर एक्स वाई, ए बी बराबर एक्स वाई। तो देखिए ये पी क्यू रेखा है, ये दोनों इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो अभिगृहित प्रथम के अनुसार तो ये भी क्या है? सत्य है। यानी कि पी क्यू बराबर क्या है? ए बी, और पी क्यू किसके बराबर है? एक्स वाई के। दिस इंप्लाइज ए बी बराबर में एक्स वाई। तो ये क्या हो गया? सत्य। आप लिख भी सकते हैं अभिगृहित प्रथम अनुसार। तो उम्मीद करता हूं पहला जो सम है जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है समझ आ चुका है। सेकंड सम के अंदर निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। तो पहला है समांतर रेखाएं। किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? वे रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कभी भी प्रतिच्छेद न करें। उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं।
दैनिक जीवन में आपने रेलगाड़ी की पटरियां देखी होंगी, वो समांतर रेखाओं की उदाहरण है। वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, प्रतिच्छेद नहीं करती, उनको क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। तो ये L है, ये M है, तो इनको L समानांतर M इस तरह से लिखा जाता है। दूसरी परिभाषा, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं, दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी हो कि उनके बीच का कोण समकोण हो। उनके बीच का कोण समकोण मतलब 90 डिग्री हो, उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। लंब रेखाएं कहते हैं। मान लीजिए ये है एक रेखा L, ये M, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो L लंब है M, तो एक दूसरे के ऊपर ये लंब है। L और M लंब रेखाएं हैं। आगे है तीसरा, रेखाखंड। शब्द से ही समझ आ रहा है, रेखा का हिस्सा, खंड में न टुकड़ा, रेखा का टुकड़ा। ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हों, उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये इसके अंत बिंदु हैं A और B, तो ये रेखा का टुकड़ा यानी कि रेखाखंड है। रेखाखंड AB। आगे चलते हैं, फोर्थ, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कौन सी होती है? केंद्र और वृत्त पर किसी बिंदु के बीच की दूरी। वृत्त के केंद्र व वृत्त पर किसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये हमारे पास वृत्त है, ये उसका केंद्र O, इस पर कोई बिंदु P है, तो ये क्या होगी? OP बराबर में त्रिज्या। ये भी मेरे ख्याल में पता चल गया। आगे वर्ग। वर्ग क्या होता है? ऐसी चतुर्भुज बंद आकृति, एक बंद आकृति जिसकी चार भुजाएं हों और वह समान हो। प्रत्येक भुजाओं के बीच, प्रत्येक भुजा के बीच 90 डिग्री का कोण हो, अर्थात चारों कोण 90 हो, अर्थात चारों अंतःकोण समकोण हो।
उसे वर्ग कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। किस तरह का होता है वर्ग? ऐसी बंद आकृति जिसकी 4 भुजाएं हों, ए बी सी डी, चारों भुजाएं बराबर हों और सभी कोण कितने हों? 90 डिग्री के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग। तो ये थी परिभाषाएं पांचों की। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ रही है। थर्ड क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। विचार करना है। पहला है, दो भिन्न भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। दूसरा, यह कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है। तो क्या विचार करना है? क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अवरोधी है? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर विचार करते हैं। जो पहला है, दो भिन्न बिंदु ए और बी के बीच तीसरा सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। यस, ए और ये बी, कोई बिंदु इसके बीच में स्थित हो सकता है। पहला क्या लिखेंगे? हाँ, सी ए और बीच के मध्य विद्यमान है। दूसरा पार्ट, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी, तो सी यहां भी हो सकता है। तो ये भी इसका मतलब क्या है? हो सकता है। तो सी, हाँ, सी ए और बी के मध्य स्थित नहीं भी हो सकता। तो ये देखिए 3 बिंदु थे, यहां मध्य में है, यहां मध्य में नहीं है। अच्छा, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? बिल्कुल है। हाँ, कौन कौन से हैं अपरिभाषित, जिनको परिभाषित नहीं किया? जैसे बिंदु है, रेखा है। यहां देखिए ये एक रेखा शब्द है। बिंदु और रेखा अपरिभाषित शब्द हैं। बिंदु, रेखा अपरिभाषित शब्द है। तो देखिए विचार, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? हाँ, बिल्कुल है। जिनको अपरिभाषित है और नहीं उनको परिभाषा दी। आगे क्या है? क्या ये अभिधारणाएं अवरोधी है? अवरोधी, कंसिस्टेंट। ये देखिए, ये पहली है, ये दूसरी है। तो देखिए इसमें सी ऊपर है, इसमें सी अलग है, तो ये कंसिस्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर, हाँ, ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं क्योंकि दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। क्योंकि यहां पर कहने का भाव ये था कि यहां सी ऊपर है, यहां बिंदु बीच में है, तो ये अकंसिस्टेंट इसलिए है, दोनों परिस्थितियां या स्थितियां दोनों अलग अलग हैं। तो आप इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त है? नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं है। तो फिर कहां से प्राप्त है? ये अभिगृहित से प्राप्त है। ये अभिगृहित
से प्राप्त है। यहाँ से अभिधारणाओं में ये नहीं है, परंतु ये अभिगृहित से प्राप्त है। तो किस तरह से इनके ऊपर विचार करना था आपको समझ लग गया होगा। देखते रहिए, समझते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।